आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो यहाँ पे कवर करेंगे डेली कंडक्ट्स कवर करेंगे 10 जुलाई का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बैंक अवेयरनेस के पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसके अंदर बोला है आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए का जो है गवर्नमेंट बॉन्ड का ऑक्शन किया था 11 जुलाई को। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आरबीआई ने अनाउंस किया था गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन वर्थ ऑफ 25,000 करोड़, और ये जो था ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा था। ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है बाय और सेल किया जा सकता है। ये एक आरबीआई का प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है बाय और सेल किया जा सकता है। ये 25,000 करोड़ रुपए जो दिख रहे हैं, ये दो तरह से बॉन्ड जो है रिलीज किए गए हैं। दो तरह से जो बॉन्ड को जो है ऑक्शन किया गया है। एक बॉन्ड मिलेगा आपको न्यू बॉन्ड, जो कि नाम से पता लगता है कि नया नया बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का निकाला गया है, और ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड जुलाई 2032 तक रहने वाली है। टोटल जो है 11,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट उठाने वाली है। अब आपके मन में क्वेश्चन चलना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, जीसैक होता क्या है। जीसैक एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट लिख के देती है कि जब ये मैच्योरिटी हो जाएगा 2032 मान लेते हैं, 2032 जब मैच्योरिटी हो जाएगी उसके बाद जो है हम आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें 100 रुपए लिखे हैं कि 100 रुपए जो है आपको मिलेगा 2032 तक। लेकिन अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बेची जाएगी वो 70 रुपए में बेचा जा सकता है, 80 रुपए में बेचा जा सकता है। तो देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। अब इसी चीज को बड़े वैल्यू में ले लो, ठीक है, 70 करोड़ ले लो, इसको 100 करोड़ ले लो, इस तरह से ले सकते हो। तो इसमें आपको 20 से 30 करोड़ रुपए का जो है फायदा करवा देता है गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सिक्योर रहता है, ठीक है, रिस्क फ्री रहता है। तो इसलिए जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इवन रिटेल जैसे इन्वेस्टर्स आप और मैं हैं, हम भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ अब ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमने बात कर ली जो न्यू बॉन्ड के बारे में। अब बात करते हैं न्यू इश्योर, भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च किया गया है। अब न्यू इंश्योर क्या है? इंश्योर नहीं, इशू। न्यू इशू बॉन्ड क्या है? अब देखो, कोई भी बॉन्ड अगर बेचा जा रहा है, ठीक है, अगर इससे पहले भी वो बॉन्ड बेचा गया हो, ठीक है, ये जो ऑक्शन अभी हो रहा है, इससे पहले भी अगर इसका ऑक्शन हुआ हो सेम इंटरेस्ट रेट पे और सेम मैच्योरिटी पीरियड में, तब उसको बोला जाता है रीइश्योर बॉन्ड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि जून 2025 में एक 10,000 करोड़ रुपए का जो है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड निकाला गया था, ऑक्शन किया गया था, जिसके अंदर 7% बोला गया था कि इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी 2030 तक होने वाली है। अगर ये सेम तरह का बॉन्ड अभी इस साल भी लॉन्च किया, इस महीने भी लॉन्च किया गया जुलाई 2025 में ही, जिसके अंतर्गत 7% का इंटरेस्ट रहने वाला है और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2030 तक ही रहने वाला है, और इसके साथ जो अमाउंट है वो 5,000 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें 7% पिछले बार की तरह ही था और ऊपर से मैच्योरिटी पीरियड भी सेम था। तो जब ऐसा कुछ सेम रहता है तो उस केस में उसको बोला जाता है रीइश्यू। ठीक है, रीइश्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये जो आप देख सकते हो कि 7.09% है, इसको पहले भी इशू किया गया था और इसकी मैच्योरिटी पीरियड भी सेम थी, नवंबर 25 2074। ठीक है, तो इस समय इसकी मैच्योरिटी थी। और अभी के टाइम पे जो ऑक्शन किया जा रहा है 14,000 करोड़ रुपए का किया जा रहा है। पिछला क्या किया गया था वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं पूछा एग्जाम में। अभी के टाइम पे याद रखना कि 14,000 करोड़ रुपए जो है अभी के टाइम पे रीइश्यू के तौर पे रखा गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर बिल्ड करना है, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है या गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट करना है, तो उस केस में वो पैसे उठाती है और उससे जो है डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है। अगर गवर्नमेंट को मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा से ज्यादा लोग या जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ गए और उन्होंने बोला कि हमें बॉन्ड और ज्यादा खरीदना है, तो ज्यादा अगर डिमांड बढ़ गई तो इस केस में गवर्नमेंट जो है 2,000 करोड़ रुपए और भी इसमें ऐड कर सकता है। जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है 11,000 करोड़, उसमें 2,000 करोड़ और ऐड हो सकता है, मतलब टोटल 13,000 करोड़ रुपए का भी बन सकता है अगर डिमांड ज्यादा हो गया तो। ये चीज ध्यान देना, आपको यहाँ पे लिखा हो मिला होगा, हाँ ठीक है, ये तो 2,000 करोड़ रुपए तक जो है ज्यादा गवर्नमेंट जो है एज अ ऑप्शन के लिए भी रख सकती है। कौन कौन एप्लीकेबल है? जैसे मैं आपको बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूट्स, रिटेल इन्वेस्टर सब जो है एप्लीकेबल है। एक वर्ड देखोगे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लिखा है। मैंने आपको ये बताया रिटेल इन्वेस्टर्स कौन, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, जैसे मैं हो गया। हम क्या है? हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हम जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और हमें खरीदने के लिए, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए हमें यूज करना पड़ता है आरबीआई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, आरबीआई डायरेक्ट पोर्टल यूज करना पड़ता है जो कि आरबीआई का ही है, और इसके द्वारा जो है हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती है। और इसके साथ एक और चीज ध्यान देना कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 5% रिजर्व भी रखा जाता है। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 5% रिजर्व रखा जाता है जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड का जो ऑक्शन है इसके लिए। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स मैं करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया? एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज आपके मन में एक और चलना चाहिए कि हम अगर पैसा डालेंगे तो हमें पैसा मिलेंगे, मैच्योरिटी तो लिखी पड़ी है, बट हम इतने देर तक वेट करते रहेंगे क्या मैच्योरिटी आने तक? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वेट नहीं करना, आपको जो है
जो भी इंटरेस्ट लिखा है, जैसे कि इसमें 7.09% लिखा है इंटरेस्ट, तो ये जो है हर 6 महीने में आपको एज अ पे आउट के तौर पे मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है रिटेल इन्वेस्टर जो भी है या जितने बैंक हैं इनको मिनिमम जो है 10,000 रुपए जो है रखने पड़ेंगे, 10,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 10,000 हो सकता है, 20,000 30,000 कुछ भी हो सकता है, और मिनिमम जो है 10,000 रुपए करके रखने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में मिलेगा, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये 2000 का नोट देख के तो यार गुस्सा ही चढ़ जाता है ना। डिमोनेटाइजेशन जब हो गया था तो लोग भाग रहे थे 2000 का नोट जमा कर लो जमा कर लो, लेकिन बात करें अभी के टाइम पे भी जो 2000 का नोट है हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो एक आरबीआई का भी डेटा आया था जिसके अंदर बोला गया था कि एज ऑफ मई 19 2023 टोटल 3.56 लाख करोड़ जो है 2000 नोट थे उस समय, ठीक है। 2023 की बात चल रही है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, जो गवर्नमेंट बोले या तो आरबीआई बोले, उन्होंने 2023 का ही डेटा देकर रखा था। तो उसके बारे में बात करें तो उस समय जो था वो 3.56 लाख करोड़ रुपए जो था वो 2000 करोड़ रुपए का नोट था। उसमें से देखोगे तो 98.29% तो आ गया, बट ये पोर्शन देख रहे हो रेड पोर्शन, इसको मैंने अच्छे दिखने के लिए बना के रखा है। ये जो रेड पोर्शन है ये अभी भी पब्लिक के पास है। अगर इसके बारे में बात करें एज ऑफ जुलाई 1 2025 टोटल 6099 करोड़ रुपए अभी भी जो है पब्लिक के पास, नॉर्मल आप और मैं, हमारे पास 2000 के नोट है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके पास है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लीगल टेंडर स्टेटस क्या है। अभी भी जो है 2000 नोट जो है वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार को 2000 नोट दोगे, 2000 नोट दोगे, दुकानदार बोलेगा कि भाई मैं नहीं ले रहा 2000 का नोट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी जो है 2000 का नोट जो है वैलिड है। बट 2000 का जो प्रिंटिंग जो है वो बहुत टाइम से रोका हुआ है, इवन इसको रीइशू भी नहीं किया जा रहा है। तब भी देख सकते हो कुछ 1.71%, 3,56 लाख करोड़ का जो है अभी भी 1.71% जो है मार्केट में है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये भी कम से कम हो, इसके लिए जो है ये अभी डेटा निकाला गया, क्या पता कुछ स्टेप भी ले फ्यूचर में, अभी नहीं बोल सकते, बट क्या पता फ्यूचर में ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें आपको मिलेगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है जो इनके न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहाँ पे 2 मेंबर्स ऐड होंगे, एक है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। टोटल जो है अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल 11 मेंबर्स हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का है। ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है? अभी के टाइम में टोटल 10 मेंबर है। स्टार्टिंग में अगर कोर मेंबर के बारे में बात करें तो वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था, उससे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था, ठीक है, 2006 से। और अभी ये इनकी मीटिंग हो रही थी, एनडीबी की मीटिंग हो रही थी, 10th एनुअल मीटिंग, वहाँ पे जो है ये चीज़ बताई गई है। अभी ब्रिक्स का समिट भी होने वाला है, उससे पहले ये चीज़ की गई है कि कोलंबिया और फिर उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया गया है। अब इसके साथ कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो रहेगा ही। ब्रिक्स वाली कंट्री तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में पार्ट रहेगी क्योंकि ये कोर जो कंट्रीज है। इसके साथ बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ठीक है। इसके साथ इंडोनेशिया भी ऐड हुआ है ब्रिक्स का, जैसे आपको पता होगा। तो ये सारे भी जो है मेंबर्स है। इंडोनेशिया नहीं है अभी के टाइम पे, बट ये सारे भी जो है एनडीबी के मेंबर्स है। उसके साथ 2 नाम आपको और एक्स्ट्रा याद करने रहेंगे। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट लाइसेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो मोबिक्विक सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्विक के बारे में ऑलरेडी नाम सुना होगा ना, ये पेमेंट करवाता है। तो ये इसको जो है अभी के टाइम पे स्टॉक ब्रोकर और फिर क्लीनिंग मेंबर के तौर पे अप्रूव कर दिया गया बाय सेबी। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या रहता है? स्टॉक ब्रोकर वो रहते हैं जो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को, जो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को, उसको बोला जाता है स्टॉक ब्रोकर। तो जो मोबिक्विक है इसको जो है बाय और सेल करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। उसके साथ ही ये क्लीनिंग मेंबर भी है। क्लीनिंग मेंबर का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड सेटलमेंट करने का काम भी इसी का रहने वाला है। एक तरह से मान सकते हो एक कोई प्रॉपर एक बंदा रहेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेड है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ले लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई एक बंदा बाई करेगा तो कोई एक बंदा सेल करेगा, कोई एक बंदा सेल करेगा तो कोई एक बंदा जो है वो बाई करेगा, कोई बंदा सेल करेगा तो कोई एक बाई करेगा। तो उसके बीच में प्रॉपर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो देखने का काम जो है क्लीनिंग मेंबर का रहने वाला है। तो दोनों जो है इसको बनाया गया है, एक तो स्टॉक ब्रोकर और क्लीनिंग मेंबर दोनों के लिए बनाया गया है। इनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब इनका फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें फाइनल अप्रूवल में, इसमें कभी कभी डेट भी रखा जाता है कि 3 साल के लिए बनेगा, 2 साल के लिए बनेगा या 5 साल के लिए बनेगा, ऐसे करके उसका तो वापस से रिन्यू करना पड़ता है। पर मोबिक्विक के बारे में बात करें तो इनको जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। इसका मतलब कोई भी इनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं रखी गई है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा जो भी पॉइंट समझना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडेक्स एंड रैंकिंग ऊपर बढ़ता है।
तो अभी 74th रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025 का एक इंडेक्स आया था, जिसके अंतर्गत एनर्जी किस तरह यूज करते हैं कंट्री, उसके ऊपर चीजें बताई गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक 4th आई थी। इंडिया जो है 4th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन रहता है बायोफ्यूल का। तो 4th नंबर लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंजप्शन कौन है, इंडिया है। ये बिहाइंड है चाइना के। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर ब्राजील, तीसरे नंबर इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे चाइना होगा। ठीक है, तो चाइना से ठीक ये चाइना को सरपास करके जो है बिहाइंड नहीं सॉरी सरपास करके जो है 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बन चुका है फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। ठीक है, बाकी यहाँ पे डेटा चीज़ है, जैसे कि 77,000 बैरल पर डे के हिसाब से जो है इंडिया कंजप्शन करता है बायोफ्यूल्स को। और बाकी चीज़ भी देख सकते हो, कंपाउंड एनुअली जो ग्रोथ है, ये सर कोई नहीं पूछता। ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। जो मैंने रैंक बताई वो पढ़ना, और बाकी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी सकता है। यहाँ पे मैंने छोटी सी लिख के रखा है, क्योंकि पता यार नहीं पूछा जाए तो फिर बेटर ये कि पढ़ लेना तब भी, लेकिन नहीं पूछा है। मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस है यार, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। थोड़ा 3-4 साल से पढ़ा 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी 4 साल हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है कि आपको ना चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एग्जाम में कम पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में कम पढ़ना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं है कि 300 400 पेज का मंथली पढ़ते जा रहे हो और एग्जाम में जाके कुछ नहीं फंस रहा। बेटर ये है कि 100 पेज 120 पेज का मंथली पढ़ो, और वही पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बैंकिंग, ज़्यादा डीप में पूछा तो बैंकिंग डीप में पढ़ो ना यार, बाकी सारे क्यों चीज़ डीप में पढ़ रहे हो। अब मैं देखते हैं, चलो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कभी डीप में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में क्या क्या पूछा जाता है देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में पर्सन का नाम पूछा जाता है, पर्सन कौन है। उसके बाद पूछा जाता है कि इससे ये कौन सा पोजीशन हेल्ड करता है, प्रीवियसली कौन सा पोजीशन हेल्ड करता है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद कि कहाँ पे अपॉइंट किया गया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद किस वजह से इसको दिया गया, वो आपको मिल जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि एग्जाम पूछा जाता है। तो बेटर ये है कि ये 3-4 चीज़ें पढ़ो, इसके अलावा इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग खराब मत करो। जीए में इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपर नहीं बनना, एवरेज से ज़्यादा स्कोर लेके आना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे आपको स्कोर ज़्यादा हो भी जाएंगे। जीए का जो पेपर है वो आजकल थोड़ा टफ भी आ रहा है। ठीक है, मैं तो टीचर एजुकेटर जो भी बोलो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जीए का पेपर हार्ड आता है। बेटर ये है कि जीए में फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा फोकस करो। बाकी आप इंग्लिश में और मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करते हुए चलो। मोस्टली इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करो, कि इंग्लिश ही जो है वो नया पार लगाता है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है पर्सन का नाम पढ़ते हैं, अभी अपॉइंटमेंट्स कवर करते हैं। तो अस्था पूनिया जो कि अभी टाइम पे सब लेफ्टिनेंट है। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट है कहाँ पे, इंडियन नेवी में। ये देख सकते हो, ये इंडियन नेवी में जो है सब लेफ्टिनेंट है। इनको अपॉइंट किया गया एज अ फाइटर पायलट इन इंडियन नेवल एविएशन। ये पहली वुमेन बनी है जो कि फाइटर पायलट के लिए अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवल एविएशन में पहली वुमेन कौन बनी है, पूनिया जी बनी है। ठीक है कि और ये जो है एक तरह का स्टेप है नारी शक्ति के ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ कहना है जो गवर्नमेंट का है, या सिग्निफिकेंस जो है बताया जा रहा है। और ये चीज़ भी कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि कुछ मतलब अगर मान लेते हैं कि किस वजह से इनको दिया जा रहा है, इतना जो है इनको क्यों माना जा रहा है। तो एक तो पहली बात तो ये नारी शक्ति को जो है पहला स्टेप है। ठीक है, जिसके अंदर अब पहली ये वुमेन बनी है, तो फ्यूचर में और भी वुमेन्स जो है जो फाइटर पायलट जो है बनेंगे इंडियन नेवल एविएशन में। ठीक है, तो इसके साथ ही जो प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, समझ आ गया होगा सिग्निफिकेंस क्या है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है प्रियंका खाकर जो है अभी के टाइम पे चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। और इनको जो है को प्रेसिडेंट बनाया गया ब्रिक्स CCI वुमेन विंग्स का। CCI का मतलब हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स विंग्स का, जो है इनको को प्रेसिडेंट बनाया गया। को प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, देखो प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी अपॉइंट है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम आपको रूबी सिन्हा मिलने वाला। रूबी सिन्हा जो है प्रेसिडेंट अभी टाइम पे, ये को प्रेसिडेंट है। इसका मतलब प्रेसिडेंट के साथ ही रहेंगी, प्रेसिडेंट किसी वजह से काम नहीं कर पाए तब जाके ये काम करेंगी। जो ब्रिक्स का वुमेन विंग है यहाँ पे। ठीक है, क्यों इनको सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इनका जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और डेडिकेशन है टुवर्ड्स दी वुमेन एम्पावरमेंट, उनके लिए जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। हमने अभी 2 वुमेन्स की बात की है जो कि बड़े बड़े पोजीशन में गए। अब हम तीसरे वुमेन की बात करते हैं जो कि बहुत स्पेशल है। ये वुमेन आपको मिलेगी सुकन्या सोनोवाल के बारे में बात करें तो ये आसाम से बिलोंग करती है। इनको IIT गुवाहाटी में 4th ईयर की बीटेक की स्टूडेंट है। 4th ईयर की बीटेक की स्टूडेंट है। इनको जो है कॉमनवेल्थ यूथ पीस अवार्ड दिया गया है, और ये जो है 2025 से लेकर 2027 तक ये अवार्ड दिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये IIT गुवाहाटी आसाम से है, तो ये सोनोवाल जी भी जो है आसाम से ही है। यहाँ पे मैं आपको आसाम ऐड कर दूंगा PDF में, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो ये आसाम से ही बिलोंग करती है, और ये जो है सर्व करने वाली है हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन
इन CY पैन एग्जीक्यूशन कमेटी का। अब CY पैन क्या है? CY पैन का फुल फॉर्म मिलेगा कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत टोटल 56 कॉमनवेल्थ नेशन जो है इसके यूथ जो है लीड करते हैं। ठीक है, इसका काम होने वाला है प्रमोटिंग पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सारा का सारा इसका फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो पर्सन का नाम याद रखना, कहाँ से है? IIT गुवाहाटी से याद रखना, 4th ईयर के बीटेक के स्टूडेंट है, बायो साइंस और बायो इंजीनियर के। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हरदीप सिंह बरा। हरदीप सिंह बरा जो है BMW इंडिया के जो है प्रेसिडेंट और MD, प्रेसिडेंट और CEO बनाए गए। ठीक है, और इससे पहले जो थे विक्रम, उनको जो है रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हाँ, जोमेटो से खाना मंगाते हो, जोमेटो का नाम चेंज हो गया, ये तो पता ही होगा वैसे, तो इटरनल बन चुका है। तो इसके जो है CEO नए बनाए हैं आदित्य मंगल को। आदित्य मंगल को जो है अभी के टाइम में CEO बनाया है इन्होंने। राजेश रंजन को रिमूव कर दिया गया है और 2 साल सर्व करने के बाद ये खुद ही स्टेप डाउन हो गए थे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ये जो है जोमेटो के मान सकते हो CEO है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ थाईलैंड बनाया गया है पर्सन जो है अभी के टाइम पे डिप्यूटी PM एंड इंटीरियर मिनिस्टर है थाईलैंड की, और इनको अभी के टाइम पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ है, ऊपर से PM और प्रेसिडेंट के ऊपर इतना न्यूज़ आता नहीं, मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, तो बेटर है पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो भी इतना कोई इशू नहीं। नहीं, डिफेंस के ऊपर पढ़ते हैं, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट। तो जो SMPP लिमिटेड है जो न्यू दिल्ली बेस्ड है, एक तरह डिफेंस मैन्युफैक्चर है, इन्होंने बोला है हम जो है 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, उसके साथ जो है 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेमलेट जो है इंडियन आर्मी को देंगे, ऐसा कुछ कहना है इनका। टोटल इसके लिए इंडियन आर्मी ने 300 करोड़ रुपए जो है इनको दिया है। ठीक है, बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इनको सौंपा गया है। अब इस हेमलेट में एक अच्छी बात है कि ये जो है AK-47 की बुलेट भी लगेगी ना तब भी कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना है SMPP लिमिटेड का। एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिफेंस के अंदर जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देते चलना इंपॉर्टेंट। ऊपर बढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स में आ रहा है कि जो सुपर यूनाइटेड रेजिड कॉम्पिटिशन था कोटेरिया में, वहाँ पे कार्लसन मैग्नस विनर बने हैं। और यहाँ पे आपको कार्लसन मैग्नस से इंपॉर्टेंट जो है डी गुकेश जो है उनका रैंक याद रखना है, 3rd नंबर पे आए थे। और उसके साथ जो एस प्रगनाथन है इनका 9th रैंक आया था, क्योंकि इंडिया के जो है ग्रैंड मास्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 नाम में याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट जो है डी गुकेश का नाम ज़्यादा याद रखना। टोटल इसमें जो प्राइस मनी थी वो 175 के US डॉलर था, और ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, पूछाने का चांस कम है। इंपॉर्टेंट यही है कि दी गुकेश का जो रैंक था वो 3rd आया था यहाँ पे। नेक्स्ट चलता है जैवलिंग थ्रो में ले चलता हूँ आपको, जिसमें नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, ये नीरज चोपड़ा के नाम पे ही जो है ये जैवलिंग थ्रो का जो कंपटीशन होता है, इसमें नीरज चोपड़ा ने टोटल 86.18 मीटर फेंक के जो है जीत लिया गोल्ड मेडल। ठीक है, और ये फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिक जो था इसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसके साथ जो सिल्वर मेडल देख सकते हो ये 2% को मिला, बट इंपॉर्टेंट जो है नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना। इसका जैवलिंग थ्रो कितना क्या याद रखना। और 4th प्लेस थे वो सचिन यादव थे, क्योंकि ये दोनों जो थे वो केन्या और श्रीलंका से थे, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 4th प्लेस थे उनका याद रखना सचिन यादव, जो कि अभी टाइम पे 82.33 मीटर का जो है इन्होंने जैवलिंग थ्रो किया था। नीरज चोपड़ा जी का कितना है 86.18, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 3-4 रिपीट कर दे क्योंकि यही पूछा जाता है। एक बार तो एग्जाम में ना ये जो भाला है ना इसका वेट पूछ लिया गया था, जैवलिंग थ्रो का जो भाला जो यूज़ कर रहे थे ओलंपिक में कितना था। तो ये जो आउट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, इसको स्किप करते चलो, इसको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बेटर ये है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो, जो क्वेश्चन लगता है कि आ सकता है उसके पीछे ज़्यादा भागो। ठीक है, क्योंकि कोई जवाब दे नहीं पाया था एग्जाम में, और इतना पढ़ते भी भाला पढ़ते फिर क्या पढ़ते इसका, फिर जूते का भी साइज पूछ लेता है, जूते का साइज कितना पहना था, कुछ ही पूछ सकता है एग्जाम में। तो बेटर ये है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो और उसी को जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये फर्स्ट एवर जो है वर्ल्ड एथलीट गोल्ड मेडल जो है जेवलिंग मीट था इंडिया का, ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अब चलते हैं नेशनल के ऊपर बढ़ते हैं। नेशनल अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, वैसे मेरे को स्टार्ट में नेशनल अफेयर्स से करता हूँ, बट मुझे लगा बैंकिंग मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो आपको पहले पढ़ा दिया। पहले नेशनल अफेयर्स में पढ़ते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो इसमें आ रहा है IISc बेंगलोर ने लॉन्च किया भारत स्टडी ऑन हेल्दी एजिंग। तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, भारत है स्टडी ऑन हेल्दी एजिंग, इसके अंतर्गत एक डेटाबेस जो है बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी एजिंग देख सकते हो, ये दादाजी हैं, देख सकते हैं दादाजी लेते हैं, ठीक है एग्जांपल, या बुजुर्ग है जिनका जो डेटा है सारा का सारा डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस वेयरहाउस में जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो डेटा है डेटाबेस वेयरहाउस में जा रहा है, और इनके जो एज रिलेटेड जो भी मेडिकल इश्यूज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो जो है डेटाबेस बनते जाएगा इनके नाम पे और स्टोर होते हुए जाएगा।
ये कौन बना रही है? आईआईसी बेंगलोर ऐसा कुछ करने जा रही है, ठीक है। अब भारत स्टडी का जो इसमें आपको भारत स्टडी मिल रहा है, इसमें भारत का भी एक फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान देना। बायोमेकर ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलेंस एडवाइजरी एंड ट्रांजिशन, तो ये पूरा फुल फॉर्म है। यहाँ से आपको कुछ भी करके पूछा जा सकता है कि ए बताओ क्या है, फिर एच बताओ क्या है, आर बताओ क्या है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तो ये इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी टू बिल्ड अ नेशनल डेटाबेस रहने वाला है ऑन एजिंग, ठीक है। ये जो है इस इनिशिएटिव को जो है लीड कर रहे हैं प्रोफेसर DK साहनी, जो कि अभी टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आईआईसी बेंगलोर से है। इनको सपोर्ट किया जा रहा है, आईआईसी बेंगलोर को जो है सपोर्ट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है आईआईसी बेंगलोर में ही इनका एक पूरा सेंटर बनना है जो कि पूरा सपोर्ट करेगा ये डेटाबेस बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एडीबी ने पता होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पीयर नेटवर्क निकाला। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, बाकी हम बाद में न्यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म मिलेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स। जैसे नाम से पता लग रहा है, नाम से काम पता लगता है कि एक तरह का ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके अंतर्गत जो भी बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो अपना नॉलेज शेयर कर पाए, उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म या तो ये नेटवर्क बनाया गया है। ये एक तरह से रीजनल पेयर लर्निंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है। पेयर मतलब क्या? फ्रेंड, एक्सपर्ट, ऐसे जो है साथ में मिलके एक साथ आएंगे और प्रमोट करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन में। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है? जैसे कि हमारे नॉर्मल हम आदमी के बारे में बात करें, हमारे में बेसिक नीड क्या क्या होता है? एजुकेशन, शेल्टर एंड हेल्थ, ये बेसिक नीड है। उसमें से एजुकेशन तो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। एजुकेशन तो वैसे बहुत जगह फ्री है, बहुत सारे स्टेट में, बट बात करें शेल्टर अभी भी नहीं है लोगों के पास। उसके साथ बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर जो है अभी भी जो है लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी लोग हैं उनको जो है फ्री में इलाज मिलना चाहिए। तो एडीबी ने ऐसा निकाला है नेटवर्क जिसके अंतर्गत जो भी एक्सपर्ट है एक साथ आएंगे और बात करेंगे, अपना जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे, कैसे जो है हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। मेन इसका फोकस और पर्पस क्या होने वाला है? जो गैप है, जो ब्रिज गैप है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में, 1 करोड़ से भी 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों का, वो जो है ठीक करने की कोशिश की जाएंगी। इसका जो प्लान है, ये एग्जिस्टिंग प्लान जो था पहले ही, जो नॉलेज हब जो टोक्यो जापान में था उसका ही एक तरह से एक्सटेंशन है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये एक तरह इवेंट होता था इंस्पायर हेल्थ सिस्टम फोरम, वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी इंस्पायरिंग सस्टेनेबिलिटी प्रॉस्परस रिजिलेंस। इसकी पूरी की पूरी आपको फुल फॉर्म मिलने वाली है। और ये फोरम हो रहा था जहाँ पे 4 दिन का फोरम था जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो अमित शाह जो विक्रम भाई यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस के, इन्होंने पुणे के विजिट में थे। तो पुणे के विजिट में जब थे ये, तो 3 तरह के इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया। एक तो पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में खोला गया है। इसके अंतर्गत बोला गया था कि 6000 मेडिकल स्टूडेंट पुणे और वेस्टर्न महाराष्ट्र को जो है बेनिफिट करेगा। एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 14 एकड़ की जमीन होने वाली है और टोटल 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है ये पूरा का पूरा जगह रहने वाला है, ठीक है। तो मान सकते हो कि एक तरह का हेल्थ प्रोजेक्ट जो है बनाने वाला है, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट बनने वाला है ये। दूसरा आपको मिलेगा जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर, और इसको जो है पूना गुजराती बधु समाज के द्वारा बनाया गया है। टोटल 300 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। टोटल बोला जा रहा है 2.5 लाख स्क्वायर फीट का जो है टोटल जो है जगह बनने वाला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टैचू ऑफ बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा जो है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है, वहाँ पे जो है ये स्टैचू भी बनाया गया है। टोटल हाइट के बारे में बात करें, ये 13.5 फीट लंबा इसका हाइट रहने वाला है। वेट 4000 kg का रहने वाला है। इसको डोनेट किया गया है भाई बाजीराव पेशवा के द्वारा, ठीक है। इसे आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो बिहार में आपको लेके चलता हूँ। बिहार में न्यूज़ आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार ने जो है बोला है हम 40.69 करोड़ रुपए का जो है बजट रखते हैं। और ये बजट से जो है यूथ एम्पावरमेंट
हो पाएगा। यूथ एम्पावरमेंट कैसे करेंगे, इनको जो है स्कॉलरशिप, इसको इनको जो है स्किल डेवलपमेंट की करवाई जाएंगी, उसके साथ ही जो है इनको इंटर्नशिप दी जाएंगी, ठीक है, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट की जाएंगी। अब इंटर्नशिप देंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो पैसे भी देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए बोला गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो है 4,000 रुपये करके जो 12th पास है उनको दिए जाएंगे, 5,000 रुपये जो ITI जो 10 पास के बाद करते हैं, डिप्लोमा होल्डर उनको दिए जाएंगे, और ग्रेजुएट को जो है 6,000 रुपये करके मंथली स्टाइपेंड दिए जाएंगे जो भी इंटर्नशिप करेगा उनको, ठीक है। तो अभी के टाइम पे टारगेट है कि 2025-26 से लेकर 2030-31 तक टोटल 5 साल का ये टोटल स्कीम चलने वाला है। नेक्स्ट चलता है फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया गया है बाय नेशनल कम्युनिटी ऑफ डेरिवेटिव एक्सचेंज और इंडियन मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी है क्या देखते हैं। देखो पहले तो डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत शेयर या म्यूचुअल फंड कुछ भी ले सकते हो या, ठीक है, जो भी चीज़ है, शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, स्टॉक्स हो गए, जो भी है, तो वो सब कुछ जो है प्राइस बढ़ने से पहले वो प्राइस आप फिक्स कर सकते हो। मान सकते हो कि आपको शेयर जो है 50 रुपये मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ समय बाद जो है वो 70 रुपये या तो 100 रुपये तक हो सकता है, तो आप पहले ही वो शेयर खरीद सकते हो, और वो शेयर पहले खरीदने के लिए आपको डेरिवेटिव खरीदना पड़ेगा। तो ये सेम तरह का जो है ये वेदर डेरिवेटिव ही होने वाला है, जिसके अंतर्गत इंडिया का पहला जो वेदर डेरिवेटिव है, इसके अंतर्गत बात करें कि वेदर खराब होने से पहले एग्रीकल्चर और फिर जो उसके एलाइड सेक्टर है उसमें वेदर खराब होने से पहले ही आप डेरिवेटिव खरीद सकते हो। क्योंकि बात करें बारिश आ गई तब भी प्रॉब्लम, धूप आ गई ज़्यादा तब भी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में ये चीज़ें होती रहती है। तो अगर किसी फार्मर्स को, ठीक है, किसी फार्मर को लगे कि क्या पता बारिश ज़्यादा हो जाए या कुछ इशू हो जाए, तो वो जो है फार्मर्स छोड़ो, फार्मर्स का एग्जांपल बेकार है, फार्मर का एग्जांपल नहीं लेते नॉर्मल आप और मैं लेते, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जो है हम लेते हैं अपना एग्जांपल, ज़्यादा समझ आएगा तो, ठीक है। मान लेते हैं आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और आपको जो है एग्रीकल्चर में पैसा लगाना है। अब एग्रीकल्चर में पैसा लगाना है तो उसमें से एक तरीका ये है कि आप वेदर डेरिवेटिव में जो है पैसा लगाओ, जिसकी वजह से अगर मान लेते कि कोई एग्रीकल्चर में आपने पैसा लगा के रखा हो, कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई स्टॉक हो उसमें पैसा लगा रखा हो, और आपको लग रहा हो कि ये जो है बाद में नुकसान हो सकता है, तो आप डेरिवेटिव खरीद कर रख सकते हो, और कुछ नुकसान हो गया तो वो डेरिवेटिव के अंतर्गत कवर रहेगा, तो डेरिवेटिव कवर करने का काम करेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो क्लाइमेट रिस्क जो रहता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में उसको जो है मैनेज करने का काम करने वाला है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, ठीक है, वेदर डेरिवेटिव वाला ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था। मैं होप करता हूँ समझ आ गया होगा क्या है ये डेरिवेटिव, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत पहले साइन करके रख लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे वेदर डेरिवेटिव। अगर कुछ नुकसान हो गया क्लाइमेट रिस्क की वजह से, बारिश ज़्यादा हो गई या कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस केस में जो है वो डेरिवेटिव देने का काम, वो पैसे जो है देने का काम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ डेरिवेटिव एक्सचेंज है इनका रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल न्यूज़ था, और यही से जो है हमारा डेली कंटेंट पूरा कपड़ा खत्म हो जाता है। और ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम को भी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहें सेक्शन चैनल, और वीडियो अभी इतना रखते हैं, बाय।